अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एहतिसास नकीर और मैं हूं उरूज फातिमा। शुरू करते हैं उस रब्बे जलील के नाम से जिसकी मदद से सख्तियों को आसानी में बदल दिया जाता है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन समामीन। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारतीय जारहाना पॉलिसियां खित्ते के अमन और सलामती को तबाह कर सकती हैं। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मज़ामत भारतीय मजालिम का बराह रास्त नतीजा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। ये इल्जामात भारत के खतरनाक एजेंडे का हिस्सा हैं। आरएसएस और बीजेपी के मुश्तरका पॉलिसियां संगीन खतरात पर मबनी है। मैं दुनिया को भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक खबरदार करता हूं। भारतीय जारहियत खित्ते के अमन और सलामती को तबाह कर सकती है। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से पहले नोटिस लेना होगा, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। उनका कहना है कि भारतीय जारहाना पॉलिसियां खित्ते की अमन और सलामती को तबाह कर सकती हैं और भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मज़ाहमत भारतीय मजालिम का बराह रास्त नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। ये इल्जामात भारत के खतरनाक एजेंडे का हिस्सा हैं। आरएसएस और बीजेपी की मुश्तरका पॉलिसियां संगीन खतरात पर मबनी हैं। मैं दुनिया को भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक खबरदार करता हूं। भारतीय जारहियत खित्ते के अमन और सलामती को तबाह कर सकती है। उनका मजीद कहना था कि आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से पहले नोटिस लेना होगा। महकमा सेहत सिंध ने वेंटिलेटर न मिलने पर डॉक्टर फुरकान की कोरोना से मौत के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली, जिसमें सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर जगदेश गैर जिम्मेदारी के मुरतकिब करार दिए गए हैं। डॉक्टर फुरकान की मौत का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। महकमा सेहत ने डॉक्टर फुरकान के इंतकाल के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि महकमा सेहत इंक्वायरी कमेटी ने 14 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए। डॉक्टर फुरकान की मौत वेंटिलेटर न मिलने से नहीं हुई, बल्कि उन्हें एम्बुलेंस स्टाफ और डॉक्टर्स ने बर वक्त इमदाद नहीं दी। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि कमेटी ने गफलत पर डॉक्टर जुगदेश के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश कर दी। डॉक्टर फुरकान को सिविल अस्पताल अमले ने एडमिट की बजाय दूसरे अस्पताल रेफर किया। सिविल अस्पताल में इस वक्त भी 9 ICU बेड्स खाली थे। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फुरकान अस्पताल शिफ्ट होने से इनकार कर रहे थे, जबकि उन्होंने अली खाना के इसरार पर अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस कॉल की। सिविल अस्पताल पहुंचने पर उनको इमरजेंसी वार्ड स्टाफ ने कोरोना वार्ड मुंतकिल किया। सिविल अस्पताल कोरोना वार्ड में डॉक्टर फुरकान को डॉक्टर जुगदेश ने चेकअप किया और मरीज की हालत खराब होने के बावजूद डॉक्टर जुगदेश ने दूसरे अस्पताल रेफर किया। रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर फुरकान को दोबारा घर ले जाया गया। जहां तबीयत मजीद खराब हुई, उनको दोबारा ट्राइमेक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां निजी अस्पताल ने उनको फौरी वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का कहा, जिसके बाद डॉक्टर फुरकान को निजी अस्पताल से ओजा कैंपस लाया गया। डाओ ओजा कैंपस पहुंचने से पहले डॉक्टर फुरकान की मौत वाक़या हो चुकी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर फुरकान की मौत बर वक्त दुरुस्त फैसला इकदाम न लेने से हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजिम की सरकारी और निजी लेबोरेटरी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स में तजाद सामने आ गया। 2 मई के हाई कोर्ट के सर्कुलर के मुताबिक मुलाजिम की सरकारी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। 3 मई को निजी लैब की जानिब से लिए जाने वाले सैंपल में रिपोर्ट मनफी आ गई। निजी लैब इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर कोरोना टेस्ट के लिए मुस्तनद करार दी गई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 22,550 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 526 हो गई है। 6,217 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहत याब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,178 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि 1,049 अफराद में इस मर्ज की तस्दीक हो गई। मजमूई तौर पर 2,32,582 टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद 22,550 हो गई है, जिनमें से अब तक 6,217 सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 8,420, जबकि सिंध में 8,189 मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3,499, बलोचिस्तान में 1,495, इस्लामाबाद में 485,
गिलगित बल्तिस्तान में 386 जबकि आजाद कश्मीर में 76 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 40 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 526 हो गई। सिंध में 148, पंजाब में 156, खैबर पख्तूनख्वा में 194, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलोचिस्तान में 21 और इस्लामाबाद में 4 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना क्या आया, माफिया की चांदी हो गई। प्राइवेट अस्पतालों ने मुश्किलात में उलझे मरीजों का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। मनमानी फीसों की वसूली के साथ वेंटिलेटर्स को भी मालपानी का जरिया बना लिया। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद काज़मी। कोरोना की वबा ने इंसानियत के लबादे में छुपे गिरां फरोशों को बेनकाब कर दिया। न खौफे खुदा न ही मौत का डर। दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने वालों ने कुदरती इम्तिहान को भी कमाई का ऐसा जरिया बनाया कि रातों रात महीने भर की कमाई करने लगे। कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल, शिफा अस्पताल, ये तो वो अस्पताल हैं जो कोरोना के मुश्तबा मरीजों को मन माने पैसों के एवज टेस्ट करवाने पर राजी हो जाते हैं। जुड़वा शहरों के बेशतर दीगर अस्पताल मुश्तबा इलामात वाले मरीजों को चेक करने से ही गुरेज करते हैं। अब बात की जाए मांगे जाने वाले दामों की, तो एक दिन का वेंटिलेटर का किराया 10,000 से 15,000 है। कमरे का किराया, चेकअप फीस, अद्वियात और टेस्टों का खर्चा इससे हटकर है। ज़हनी अजियत का शिकार शहरियों को टेस्ट के लिए सिटी, एक्सेल, चुगताई, शिफा और दीगर लेबोरेटरियों को 7,000 से 12,000 तक न चाहते हुए भी देना होते हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में पुलिस ने बंगले पर छापा मारकर कोरोना वायरस से बचाव और तशखीस का सामान बरामद कर लिया है। फिरोजाबाद पुलिस ने PECHS में वाक़े बंगले पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में इंफ्रारेड टेम्परेचर मशीन बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान 1470 मशीनें 35 कार्टन से बरामद हुई। बरामद होने वाली मशीनों को मुल्जिमान 3 गुना रेट में फरोख्त किया करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ दफा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बरामद किए जाने वाला कोरोना का सामान ब्लग किया हुआ था और उसे लाहौर मुंतकिल किया था। हुकूमती इत्तेहादी भी नैब के खिलाफ अदालत पहुंच गए। 19 साल कबल बंद होने वाली तहकीकात दोबारा करने के खिलाफ चौधरी बरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई, जबकि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले कैसर अमीन भट्ट की मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की गयी। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने रेफरेंस पर समाअत की। समाअत की कार्रवाई शुरू हुई तो सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी टाउन इमरान सफदर ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रियों के तमाम रिकॉर्ड अदालत के रूबरू पेश किया। अदालत ने सवाल किया कि जो रिकॉर्ड अजीज भट्टी टाउन से आया है इनमें ख्वाजा बरादरान का नाम शामिल है। रजिस्ट्रार ने बताया कि नहीं, ख्वाजा बरादरान का नाम शामिल नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड अदालत की ऑर्डर शीट पर लाया जाए। अदालत के इस्तफसार पर नए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालती हुक्म पर गवाह बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। ख्वाजा बरादरान के वकील ने इस्तदा की कि ख्वाजा बरादरान के सीनियर वकला अदालत में मौजूद नहीं, सीनियर कौंसल की मौजूदगी में बयान कलमबंद करवाया जाए, जिसको अदालत ने मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक जब गवाह अदालत में मौजूद हो तब अदालत गवाह का बयान कलमबंद कर सकती है। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले कैसर अमीन भट्ट को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद बशर के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि 18वीं तरमीम से मुताल्लिक काफी शोर हो रहा है। नैब कानून और रियासती उमूर एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत की तरफ से किसी ने नून लीग के साथ राबता नहीं किया है। जेल में सैकड़ों बेगुनाह हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी किसी तजवीज़ पर PMLN गौर करेगी, इसकी चंदा जरूरत नहीं। नैब कानून में तब्दीली PMLN का प्रॉब्लम नहीं, ये एक कौमी मसला है, क्योंकि नैब का काला कानून और पाकिस्तान की मईशत और इसी तरह नैब का कानून और रियासती अमूर इकट्ठे नहीं चल सकते, क्योंकि अगर नैब का ये कानून मौजूद रहेगा तो फिर सिविल सर्वेंट्स तो काम नहीं करेंगे, हुकूमत किसी की भी हो, और ये नैब का कानून मौजूद रहेगा तो जो बिजनेसमैन है वो फ्रीली बिजनेस नहीं कर सकेगा। इसलिए जो सैकड़ों बेगुनाह जेलों में पड़े हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी दादरसी की ज़रूरत है। सो नैब लॉ में अमेंडमेंट का 18वीं तरमीम के अंदर मजीद अमेंडमेंट से कोई लेना देना नहीं।
लाहौर में अल्लाह ट्रस्ट ने गरीबों का मजाक उड़ाकर इंसानियत की तजलील और समाजी और अखलाकी इक़दार की धज्जियां बखेर दी हैं। राशन देने के बहाने बुलाया, तस्वीर और वीडियोस बनाई और गायब हो गए। लाहौर से आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि भूख के मारे रिक्शा ड्राइवर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अल्लाह ट्रस्ट ने वादत रोड ग्राउंड में राशन देने के लिए बुलाया। चंद लोगों ने हजारों रिक्शा ड्राइवर्स की वीडियो बनाई, राशन दिए बगैर ही चले गए। गुर्बत का मजाक उड़ाए जाने पर रिक्शा ड्राइवर्स सरापा एहतजाज बन गए हैं। ये देखिए सर, इन्होंने हमें बुलाया है इमदाद के लिए, राशन पैकेज देने के लिए, ठीक है। अब सुबह के रिक्शे वाले कई ऐसे हैं कि जो सुबह 6 बजे के आके खड़े हुए हैं। अब जाके 12 बजे हैं तो उन्होंने रिक्शा पार्क का गेट खोला तो ये रिक्शे वाले अंदर आए हैं। अभी तक कोई टीम नहीं आई इनकी जिन्होंने हमें मदद देनी थी। ये सुबह से मजदूर रिक्शा ड्राइवर, ये देखें, आप देख सकते हैं कि सुबह से ये खड़े हुए हैं, अभी तक कोई पैकेज नहीं दिया, हमें परेशान किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, मजदूर तबका जो कि नारे लगा रहा है कि राशन दो, राशन दो। सुबह से बुलाया हुआ है, अभी तक कोई इमदादी टीम नहीं आई। आप देख सकते हैं कि ये तबका कितना ज़्यादा है जो कि रिक्शे की तादाद में आ चुका है। आप देख सकते हैं ये राशन के नारे लगा रहे हैं, राशन दो, राशन दो। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने वादा मुआफ गवाह बनने वाले कैसर अमीन भट्ट को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई, जबकि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले कैसर अमीन भट्ट की मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की गयी। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने रेफरेंस पर समाअत की। समाअत की कार्रवाई शुरू हुई तो सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी टाउन इमरान सफदर ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रियों का तमाम रिकॉर्ड अदालत के रूबरू पेश किया। अदालत ने सवाल किया कि जो रिकॉर्ड अजीज भट्टी टाउन से आया है इनमें ख्वाजा बरादरान का नाम शामिल है। रजिस्ट्रार ने बताया कि नहीं, ख्वाजा बरादरान का नाम शामिल नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड अदालत की ऑर्डर शीट पर लाया जाए। अदालत के इस्तफसार पर नए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालती हुक्म पर गवाह बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। ख्वाजा बरादरान के वकील ने इस्तदा की कि ख्वाजा बरादरान के सीनियर वकला अदालत में मौजूद नहीं, सीनियर कौंसल की मौजूदगी में बयान कलमबंद करवाया जाए, जिसको अदालत ने मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक जब गवाह अदालत में मौजूद हो तब अदालत गवाह का बयान कलमबंद कर सकती है। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले कैसर अमीन भट्ट को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ नबील नकवी, सच न्यूज लाहौर। लॉकडाउन खोला जाए या नहीं, फैसला कल तक मुअख्खर हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज होने वाला कौमी राबता कमेटी का इजलास कल होगा। कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें सूबाई वज़राए आला, अस्करी और सिविल इदारों के आला हुकाम शरीक होंगे, जबकि वफाकी वज़रा, मुआवनीन खुसूसी, चेयरमैन NTA भी शिरकत करेंगे। कौमी राबता कमेटी के इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा और मुतवक्के सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में लॉकडाउन में नरमी और तिजारती मराकज़ खोलने से मुतालिक तजावीज़ मुरतब कर ली गयी थी। मंजूरी की सूरत में इतलाक 31 मई तक होगा। NCOC ने बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने की तजवीज़ दी और उसे SOPs पर अमल दरामद से मशरूत किया गया, जबकि तामीराती सनत के लिए सहूलतों में इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई। इजलास में इस्लामाबाद के अस्पतालों में मखसूस OPDs को फाल करने का फैसला किया गया और तिजारती मराकज़ के औकात कार सुबह 9 से शाम 5 और फिर रात 8 से 10 बजे करने की तजवीज़ भी दी गई।
पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत और खैबर पख्तूनख्वा ने हिमायत कर दी है। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने या खोलने का हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सतारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम सूबाई वज़रा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है, तालीमी इदारे बंद रखे जाएं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की हिमायत कर दी है। सूबों में इत्तफाक न होने पर मामला कौमी राब्ता कमेटी के कल इजलास में रखने का फैसला किया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा है कि टेस्ट की सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं। हमारी कोरोना टेस्टिंग सलाहियत 1000 से 1500 तक है। लॉकडाउन से मुतालिक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले पर अमल करेंगे। पिछले 5-6 महीने जब से कोरोना वायरस का जब वबा से पहले और थोड़ा सा पहले और ये सारा अगर हम ये डेटा उठा कर देखें तो तकरीबन 60,000 लोग जो है वो कल गल्फ स्टेट्स और फिर थोड़े से दिगर ममालिक से जो हमारे सूबे में आए। सूबे में जो हमारे पास तकरीबन ये जो 60,000 लोग आए फिर उसको हमने ट्रेस भी किया, तो ये काफी अरसे से लोग उस वक्त से आ रहे थे। उस वक्त हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो रियलिस्टिक बात है, जो स्टार्ट में हमारे 20 टेस्टिंग कैपेसिटी की हमारी थी, हम 20 टेस्ट कर सकते थे। इसको बढ़ाते बढ़ाते आज अल्लाह के फजल करम से 1000 और 1500 के दरमियान पहुंच गए और 1-2 दिन में 2000 और फिर इस तरीके से हम इसको बढ़ा रहे हैं। फुल हमारी कंसंट्रेशन है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन है, खुद चेक कर रहे, खुद मॉनिटर कर रहे। कराची में नादरा दफातर तो खुल गए हैं, मगर शहरियों की जानिब से हिफाजती इक़दामात पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिंध भर में शहरियों की सहूलत के लिए नादरा दफातर खोले गए हैं, जहां शहरियों की बड़ी तादाद अपने शनाख्ती कार्ड और एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाले पैसे वसूल करने के लिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करवाने पहुंचे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से दफातर के बाहर और अंदर कोरोना वायरस से बचाव के तमाम तर एहतियाती तदाबीर का इंतजाम किया गया है। डायरेक्टर नादरा शिराजुल हक का कहना है कि कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहरियों के ताउन के बगैर इस पर अमल कराना मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंस कायम करें और 1 मीटर का कम से कम फासला करें। हम लोग सुबह यानी कि हमारे इट्स अ वेरी चैलेंजेस फॉर अस, बट हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हर सेंटर पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो। डायरेक्टर नादरा ने बताया कि सेंटर्स खुलने के बाद रोजाना की बुनियाद पर एहतियाती तदाबीर के इंतजामात का जायजा लिया जाता है। पर्सनली खुद ही जो है हर सेंटर्स पे, हर मेगा सेंटर्स कराची के 24 जो सेंटर्स NRCs हैं कराची में, उधर विजिट कर रहा हूँ। अपने जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज है कि वो लोगों के मसाइल हल करने के साथ साथ उनको इस वबा से महफूज रख सकें। नादरा दफातर के बाहर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकम्मल तौर पर इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से भी शहरियों को अपील की गई है कि वो भी इस काम में उनका साथ दें ताकि इस वायरस से उनको बचाया जा सके। कैमरामैन फैजान खान के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। वजीर आला सिंध कहते हैं कोरोना के एक दिन में 451 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के 60 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। टेस्ट की इस्तेदाद बढ़ाई जा रही है और डॉक्टर फुरकान केस की इंक्वायरी के बाद सजाओं का अमल शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में हमने 3671 टेस्ट किए। इससे पहले तक 68,573 टेस्ट हम कर चुके थे। इस तरीके से टोटल 72,544 टेस्ट आज तक हम कर चुके हैं। आज से 24 घंटे पहले तक टोटल 8,189 इन्फेक्टेड लोग थे और पिछले 24 घंटों में ये 451 है, जो कि 12.3% हैं जितने लोग हमने टेस्ट किए उनका। पिछले 24 घंटों में 9 लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वायरस से और इस तरीके से सूबा सिंध में ये टोटल तादाद वो लोग जो वफात पा गए हैं कोरोना वायरस से उनकी तादाद हो गई है 157 और ये बनती है 1.8% जो हमारे इन्फेक्टेड केस है उनका। जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं, इनकी जो अमवात हुई हैं ये इन लाइन ऑफ ड्यूटी हुई हैं, ये अपना फ़र्ज़ निभाते हुए
اور ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. خاص طور پہ ڈاکٹر فرقان کا جو کیس ہوا تھا، میں ان کے خاندان سے تعزیت کرتا ہوں. اور اس کی انکوائری ہم نے کر لی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے شو کاز کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے. اور یہ پروسیس بالکل شروع کیا، یہ انکوائری ختم ہو گئی ہے اور یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے جو سزا دینے والا ہے، شو کاز کرنے والا ہے. ایک اور انیشیٹو ہم کر رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے جو مارکیٹ پلیسز کھلی ہیں، گروسری سٹورز ہم نے کھلے رکھے تھے، کچھ اور دکان جو ہیلتھ ریلیٹڈ اور فوڈ ریلیٹڈ تھے، میں نے ہدایت کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان دکانوں پہ جا کے ان دکانوں کی رینڈم ٹیسٹنگ کرے گا، یہ انشور کرنے کے لیے کہ وائرس، اس لیے کہ لوگ ادھر ہی آتے ہیں، ان جگہوں پہ یہ وائرس پھیلا تو نہیں ہے، اور اگر کہیں پہ وائرس پھیلا ہوگا تو وہاں پہ احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی. کوئٹہ میں عوام کی مشکلات میں ایک اور اضافہ. منافع خوروں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑاتے ہوئے ماہ سیام میں اب دودھ اور دہی کے بھی من پسند نرخ مقرر کر دیے ہیں. رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکر. وادی کوئٹہ کے مرکزی حصے سمیت تمام نواحی علاقوں میں ڈیری مالکان کے بعد دودھ فروشوں نے دودھ اور دہی کی قیمتوں میں بھی اب من مانا اضافہ کر دیا ہے، جس سے ماہ سیام میں عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. شہریوں کے مطابق منافع خوروں نے دودھ کی فی کلو گرام قیمت 110 جبکہ دہی کی 1 کلو گرام قیمت 120 روپے مقرر کر دی ہے. دودھ فروشوں کو ماہ سیام کے حوالے سے کوئی سرکاری نرخنامہ بھی جاری نہیں کیا گیا ہے. جیسے کراچی اور لاہور میں ریٹ فکس ہوئے ہیں دودھ دہی کے، اسی طرح یہاں پہ بھی ہونا چاہیے کہ دودھ کے ریٹ تو دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل ناکام حکومت ہے، یہ تو کچھ نہیں کرتا ہے. یہ دن بدن اور مہنگائی روزانہ بڑھاتا ہے، ہر غریب پریشان ہے، کہاں جائے. دودھ اور دہی کی قیمتوں میں ہونے والے اس بے تحاشا اضافے کے خلاف عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ کو شکایات بھی درج کرائی ہیں، مگر ان شکایات پر تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے. جس کی تنخواہ 6,000 روپے یا 8,000 روپے سیلری ہے، وہ بتائے وہ بندہ کیسے پیے گا دودھ؟ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگ کرائے میں بیٹھے ہوئے، ہم لوگ کرایہ 10,000 12,000 روپے کرایہ، ابھی پیٹ کا کرے یا کرائے کا کرے. اب دکانوں والوں نے بڑھا دیا تو پھر ہم لوگ بھی مجبور ہیں، پھر خواہ مخواہ پھر بڑھائیں گے ریٹ. عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کوئٹہ میں ضلعی انتظامیہ مصنوعی مہنگائی میں ملوث مافیا کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائے تاکہ ماہ سیام میں عوام مزید مشکلات کا شکار نہ ہوں. کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکر، سچ نیوز، کوئٹہ. لاہور میں کورونا وائرس ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر لگائے گئے لاک ڈاؤن کو 44 روز گزر گئے. پولیس اب تک لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 2178 مقدمات درج کر چکی ہے. ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. صوبہ پنجاب کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں سر فہرست ہے. صوبائی دارالحکومت لاہور میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی، لیکن لاہور کے واسی کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر اپناتے دکھائی نہیں دیتے، جس کے باعث کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھ رہا ہے. شہر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر شہر کے مختلف تھانوں میں اب تک 60,700 موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو بند کیا گیا ہے. غیر ضروری گھروں سے نکلنے والے 4,435 شہریوں سے دوبارہ سڑک پر نہ آنے کے سیکورٹی بانڈز بھی لیے گئے ہیں. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور رائے بابر سعید کہتے ہیں کہ اب تک 18,640 شہریوں کو ناکوں پر روکا اور نقل و حرکت کی وجہ پوچھی گئی ہے. 1,73,063 شہریوں کو وارننگ گھروں میں واپس بھیجا گیا ہے. 1,95,928 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چیکنگ عمل میں لائی گئی ہے، جن میں 1,10,518 موٹر سائیکل، 28,345 رکشے اور 41,000 سے زائد کاریں شامل ہیں. زین نقوی، سچ نیوز، لاہور. پاکستان ریلوے نے ریل مسافروں کی سہولت کے لیے ٹرین آپریشن 10 مئی کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹرین آپریشن بحالی سے قبل اینٹی کرونا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 7 مئی کو فل ڈریس ریہرسل کی جائے گی. 10 مئی سے ٹرین آپریشن کی بحالی کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں. ریلوے ہیڈ کوارٹرز نے ٹرین آپریشن کی بحالی کے بعد 30 خصوصی ٹرینوں کے حوالے سے مسافروں اور ٹرین عملے کے لیے SOPs جاری کر دیے. ٹرین آپریشن بحالی سے قبل اینٹی کرونا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 7 مئی کو فل ڈریس ریہرسل کی جائے گی. ریلوے ہیڈ کوارٹرز نے ٹرین آپریشن کی بحالی کے بعد خصوصی ٹرینوں کے حوالے سے SOPs جاری کر دیے. CEO ریلوے کی جانب سے جاری کردہ SOP
SOPs لاہور سمیت ملک کے 7 ڈویژنوں کو ہڑتال کر دیے گئے۔ SOPs اپ اینڈ ڈاؤن کی 30 خصوصی ٹرینوں کے لیے جاری کیے گئے۔ ابتدائی طور پر چلائی جانے والی ٹرینوں میں خیبر میل ایکسپریس، عوام، جعفر ایکسپریس، علامہ اقبال، تیزگام، پاکستان، مہر ایکسپریس، سبک رفتار، اسلام آباد، پاک بزنس، قراقرم، شاہ حسین، ملت ایکسپریس اور سکھر ایکسپریس شامل ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جاری SOPs کے مطابق خصوصی ٹرینوں کے شیڈول کے دوران ریزرویشن دفاتر بند ہوں گے۔ مسافر ٹرینوں کی ٹکٹیں آن لائن حاصل کریں گے۔ خصوصی ٹرینیں شیڈول میں شامل ریلوے اسٹیشنوں پر ہی رکیں گی۔ ریلوے اسٹیشنوں کو مکمل سیل کیا جائے گا اور غیر متعلقہ افراد کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریلوے اسٹاف کو بھی اسٹیشنوں میں داخلے کے حوالے سے پاسز جاری کیے جائیں گے۔ تمام ریلوے اسٹیشنوں پر میڈیکل آفیسر تعینات کیا جائے گا اور ریلوے اسٹیشنوں پر موجود عملے کو کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ریلوے اسٹیشنوں پر موجود اسٹالز پر ٹھیکیدار خود ہی ڈس انفیکشن اسپرے کا پابند ہوگا۔ دوران سفر بوگیوں کے داخلی اور خارجی راستے بند رکھے جائیں گے جہاں پر اسٹاف تعینات کیا جائے گا۔ مسافروں کا بوگی کے ایک ہی دروازے سے داخلہ اور اخراج نہیں کیا جائے گا۔ ٹرینوں کی ہر بوگی میں داخلی اور خارجی راستے مختص کیے جائیں گے۔ مسافروں کے داخلے اور اخراج میں سماجی فاصلے کی پالیسی پر عمل درآمد کروانا کمرشل اسٹاف کی ذمہ داری ہوگی۔ کیمرہ مین محمد جامن کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کراچی میں صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کر پا رہے، ان کی فیکٹریز نہیں چل رہی ہیں، وہ کمانے سے قاصر ہیں، تو کم از کم اپنے پاس سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور ان ملازمین کو تنخواہیں دیں تاکہ وہ اپنے گھر چلا سکیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا اور ہم نے انیشیلی اعلان کیا تھا کہ تمام اسکول 20% جو ہے وہ رعایت دیں گے فیسوں میں، اپریل اور مئی کی فیس میں، اور اپنے تمام ٹیچرز کو، نان ٹیچنگ اسٹاف کو تنخواہیں بھی ادا کریں گے۔ 16 اپریل کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر کے ذریعے یہ روک دیا تھا کہ 20% جو کٹوتی ہے وہ نہ کی جائے، لیکن ہمارے نوٹیفیکیشن کے جو باقی حصے تھے اس کو انہوں نے بحال رکھا تھا۔ تو جہاں تک فیس دینے کی بات ہے، فیس دینے پر آج بھی کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے۔ تمام اسکول اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے تمام ملازمین کو پوری تنخواہ ادا کریں گے، کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالیں گے، وہ ہمارا آرڈر آج بھی موجود ہے۔ 16 تاریخ کو جو اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا، غالباً 29 اپریل کو وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہوا اور جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی، اس لیے کہ سندھ کابینہ نے ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ اسکولز کو ریگولیٹ کرنے کے جو رولز تھے اس میں امینڈمنٹ کر دی تھی، اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک نیا آرڈر ایشو کر دیا تھا۔ لیکن کل 5 مئی کو ایک پٹیشن دوبارہ فائل ہوئی اور عدالت نے اس کا نوٹس تو ہمیں کیا ہے، لیکن نوٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو 20% کی کٹوتی والا ہمارا ایک حصہ تھا اس نوٹیفیکیشن کا، اس کو دوبارہ سسپینڈ کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے۔ تو فی الوقت ہم اسکولوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 20% رعایت دیں، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بہت سارے اسکولوں کا، اسکول مالکان کا، جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی عدالت کے اسٹے کے باوجود پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہریوں کو یہ کہہ کر ریلیف دی کہ ہمیں احساس ہے کہ اس وقت شہری مشکلات کا شکار ہیں، ان کے جو وسائل ہیں، جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا ہے، لہذا ہم ان کو 20% رعایت دیں گے، اور اسکولوں نے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے اسٹے کے باوجود والنٹریلی بہت بڑی تعداد میں، شاید ہزاروں اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے یہ سہولت پیرنٹس کو جو ہے وہ دی۔ تو آج بھی میں یہ توقع کرتا ہوں، عدالت سے اسٹے آیا ہے، ہم عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے، ہم عدالت میں یہ کیس لڑیں گے، اور ہم یہ بات عدالت کے سامنے، عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے وہ صریحاً پیورلی ہمارے صوبے کے ان فیملیز کو، ان پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہے جن کا روزگار متاثر ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو آج بھی مجھ سے رابطہ کیا کئی اسکولز کی ایسوسیشنز ہیں جن کو ہم نے اعتماد میں پہلے بھی لیا ہوا تھا، وہ آن بورڈ تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریلیف دیں گے۔ تو میں آپ کے ذریعے ان تمام والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسکول
कोरोना का मसला इंसानी से ज्यादा सियासी दिखाई देने लगा है। सियासी जमातों से लेकर वजीर आजम तक कंपनी की मशहूरी की दौड़ में दिखाई देने लगे। वजीर आजम ने अल मुस्तफा स्काउट्स को भी टाइगर फोर्स बनाकर ट्वीट दाग डाला। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी पीछे ना रहे, उन्हें नून लीग के रजाकार बनाकर तस्वीर शेयर कर दी। और तो और एक मीडिया चैनल ने भी बगैर तस्दीक स्काउट्स ग्रुप को टाइगर फोर्स के तौर पर पेश कर डाला। अल मुस्तफा स्काउट्स के जिम्मेदारान ने वाज़ेह किया कि कोरोना के खिलाफ मैदान में सरगर्म अमल अल मुस्तफा स्काउट्स एक गैर सियासी स्काउट्स ग्रुप है। इसका किसी भी सियासी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम कोरोना की वबा के खिलाफ पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी की हैसियत से वतन की खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं। कोरोना का मसला इंसानी से ज्यादा सियासी दिखाई देने लगा। सियासी जमातों से लेकर वजीर आजम तक कंपनी की मशहूरी की दौड़ में दिखाई स्काउट्स को भी टाइगर फोर्स बनाकर ट्वीट दाग डाला। और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी पीछे ना रहे, उन्हें नून लीग के रजाकार बनाकर तस्वीर शेयर कर दी। और तो और एक मीडिया चैनल ने भी बगैर तस्दीक स्काउट ग्रुप को टाइगर फोर्स के तौर पर पेश कर डाला। तर्जमान अल मुस्तफा स्काउट्स डॉक्टर आबिद हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा ये क्या मामला हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आबिद हूँ और मैं चीफ पैटर्न हूँ अल मुस्तफा स्काउट्स का। तकरीबन हमें कोई 45 दिन हो गए हम इस कोविड के खिलाफ जंग के अंदर शाना बशाना लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, जिसके अंदर हमने क्वारंटीन सेंटर इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश किया इंतजामिया के साथ मिलकर। इसके अलावा हमने लाहौर के अंदर वहाँ पे एक हमने अपना इंडिपेंडेंट क्वारंटीन सेंटर बनाया है। और हुआ कुछ ये है कि 3 दिन पहले हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमने डिसइंफेक्ट किया, जहाँ पे हमारी मुलाकात चीफ जस्टिस साहब के साथ भी हुई और उन्होंने हमारी एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने इस पे लेटर भी हमारे लिए एक निकाला जो उन्होंने प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया। अब हुआ ये कि कल जो है इमरान खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से भी, फेसबुक से भी और ट्विटर से भी उन्होंने हमारी पिक्चर्स लगा के उसको टाइगर फोर्स शो किया। और उसके बाद आज जो है जो GNN न्यूज़ है उन्होंने हमारे अल मुस्तफा स्काउट्स को नून लीगी पेश करके आगे उन्होंने फॉरवर्ड किया है। और इसके अलावा जो ख्वाजा आसिफ है उनके पेज से भी हमारे स्काउट्स की तस्वीरें लगा के अपने नाम से वो लोग चला रहे हैं। तो इन सब के लिए अर्ज ये है कि जो स्काउट्स होते हैं, स्काउट्स होते ही गैर सियासी हैं, ये सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत के लिए होते हैं। तो इनको अपने मफादात के लिए, अपने सियासी उसके एजेंडों के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारे सारे स्काउट जो बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल जवान हैं और जो अपनी पॉकेट से इन तमाम एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, तो उनकी काफी दिल आजारी हुई है इस सिलसिले के अंदर। तो हमारी इन सबसे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने काम करना ही है तो उसको अप्रिशिएट करें जो मैदान के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन वॉलंटियर्स एफर्ट्स को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। हम इस मुल्क और कौम के जवान हैं, सारे दोस्त हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है और इसकी जो यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये करप्शन का तरीका है, उसको हुकूमत यूज करें या अपोजिशन यूज करे। आप स्काउट्स भी हैं डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी अहम बात की है आपने। आप ये बताइएगा इस पे क्या आइंदा का क्या लाया अमल है? आप इसी तरह रिक्वेस्ट करेंगे या इस पे कोई कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी? जिस तरह आपने कहा ये एक किस्म की करप्शन है और आपका नाम इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर हम जो है, क्योंकि हम वैसे ही आपको बताया कि नॉन पॉलिटिकल हैं और हम इस मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। हम इन चीजों के अंदर, इन छोटे मामलात के अंदर ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, इस चीज में हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। हम अपना काम जारी रखेंगे और मजीद जोश और जज्बे के साथ हम जारी रखेंगे, ताकि ये जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता लग जाए, लोगों को पता लग जाए कि असल काम करने वाले कौन है और इसको कुछ और दिखाने वाले कौन लोग हैं। इतने बड़े सीनियर सियासतदान मुल्क के वजीर आजम लेवल पे भी अगर इस किस्म की फेक किस्म की वो जाती हैं, तो क्या वहां तक कोई पैगाम पहुंचाया है आपने? या जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, तो क्या वहां भी राब्ता किया गया? जी मैंने आपको बताया जैसे कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने हमारे स्काउट्स को उनकी एफर्ट्स देखते हुए, सब कुछ करते हुए, क्योंकि हमने हाई कोर्ट को डिसइंस्पेक्ट जब किया तो उन्होंने एक एप्रिसिएशन लेटर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये अल मुस्तफा स्काउट्स हैं, इनको आपको प्रमोट करना चाहिए।
تو اس سے مؤثر میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم اپنی آواز پہنچا سکیں ایوان بالا تک. تو جو چیف جسٹس صاحب نے بات کر دی وہ کافی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر عابد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ اس معاملے کو فقط آواز تو بلند کر سکتے ہیں، مگر بہت ہی غلط کام کیا گیا کہ المصطفیٰ اسکاؤٹس کی تصویریں لگا کر ہر سیاسی جماعت نے حتیٰ کہ وزیر اعظم تک ان کا جو تصاویر ہیں اور ان کا کام ہے اس کو استعمال کیا گیا اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. المصطفیٰ اسکاؤٹس یہ فریاد کر رہا ہے کہ ان کی تصاویر کو استعمال نہ کیا جائے. سیلفی کا شوق جان لے گیا. ہری پور میں خانپور ڈیم کے قریب باپ بیٹا سیلفی لیتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. سیلفی کا شوق لے ڈوبا، باپ بیٹا جان سے گئے. ہری پور کی تحصیل خانپور ڈیم میں 2 افراد پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. افسوسناک حادثہ سیلفی لینے کے دوران پیش آیا. امدادی ٹیموں نے بروقت پہنچ کر امدادی افراد اور ٹی ایم اے کی مدد سے لاشیں پانی سے نکالی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر خانپور منتقل کیا. صادق آباد کے نواحی علاقہ بنگلہ بنٹھار میں محکمہ انہار کے عملے کی ملی بھگت سے پانی چوری کیا جانے لگا. ٹیل کے کاشتکار رل گئے. صادق آباد بنگلہ بنٹھار میں کنڈیر مائنز اور چمن مائنز پر محکمہ انہار کے عملہ سب انجینئر سیف اللہ باجوہ اور مختار میٹ کی مبینہ ملی بھگت سے سرعام دن رات پانی چوری ہونے لگا. زمینداروں سے کپاس کی کاشت کے لیے فی موگا 2.5 لاکھ روپے وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا، جبکہ ٹیوب پنکھا لگا کر پانی چوری کرنے کا سلسلہ عرصے دراز سے جاری ہے. ٹیل کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار کے کرپٹ عملے کی وجہ سے ٹیل تک پانی نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے ان کو کپاس کی کاشت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ہیڈ کے بڑے زمینداروں کی ملی بھگت اور محکمہ انہار کے عملے کی مبینہ کرپشن سے پانی چوری کر رہے ہیں. انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس حوالے سے محکمہ انہار کے ایکسین کے پاس بھی گئے لیکن کوئی سنوائی نہیں. ٹیل کے زمینداروں نے اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. سچ نیوز کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو گجرانوالہ کے شہریوں نے خوش آئند قرار دے دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سے معاشرے میں موجود سفید پوش طبقے کی خاموشی سے امداد ہو جائے گی اور پورے ملک میں اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. سچ نیوز نے جو ٹوکری نکالی ہے تندوروں پہ پڑی ہوئی ہے، وہ ٹوکری میں 7-8 روٹیاں اگر ایک انسان خریدتا ہے تندور سے روٹیاں تو وہ ایک روٹی اس ٹوکری میں رکھ کے جاتا ہے تو وہ روٹی غریب کھا لے گا، وہ غریب کے کام آ جائے گی. انسانیت کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے. بالکل سچ نیوز کی جو یہ کاوش ہے بہت ہی اچھی کاوش ہے. یہ جو نیکی کی ٹوکری ہے اس سے بہت سارے جو سفید پوش لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ اس سے مستفید ہوں گے اور بہت ہی اچھی کاوش ہے. میرے خیال سے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. سچ نیوز کی جو کمپین چڑھی ہے بہت اچھی کمپین چڑھی ہے. سفید پوش افراد کے لیے بہت اچھا اقدام اٹھایا انہوں نے اور اس کو اس طرح مطلب ہمیں امداد کرنی چاہیے اور پورے پاکستان میں کمپین کو بھرپور پھیلانا چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں جبری پابندیوں کو 269 روز ہو گئے. بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. قابض فوج نے ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا. وادی میں ادویات ناپید ہیں. خوراک کی ترسیل پر پابندی عائد ہے. میں تبدیل ہو گئے. نظام زندگی یکسر تبدیل ہو گیا. کچھ نہ بدلا تو وادی جنت نذیر کے مظلوم باسیوں کی قسمت، جو آج بھی درندہ صفت بھارتی فوج کے مظالم سہنے پر مجبور ہیں. ریاستی دہشت گردی کی تازہ لہر میں ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا گیا. وادی میں جبری پابندیاں برقرار ہیں. ادویات اور خوراک کی قلت کے بعد وبائی حملوں نے بھی لاچار کشمیریوں کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. ذرائع مواصلات کی بندش کے سبب اقوام عالم سے رابطے کٹ چکے ہیں. گھروں سے نکلنے پر پابندی کے باعث کشمیری معاشرتی قید کا شکار ہیں. چپے چپے پر تعینات بھارتی اہلکار گھات لگائے طاق میں رہتے ہیں کہ کب کوئی گھر سے نکلے اور اسے قتل کیا جا سکے. جرائم پیشہ بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کی آڑ میں لوٹ مار اور خواتین کی بے حرمتی کو بھی عام بنا رکھا ہے. تاریخ عالم کے طویل ترین کرفیو کے باعث فاقوں کا شکار کشمیریوں پر مہلک وبا نے دوہری قیامت ڈھا رکھی ہے. نہ تو مرض کی تشخیص کا کوئی نظام، نہ دوا اور نہ ہی علاج. جانے کتنے افراد کو کورونا خاموشی سے نکل چکا ہے، مگر نہ عالمی ضمیر چاکتا ہے، نہ اقوام عالم کی گنگ زبانوں میں کوئی جنبش پیدا ہوتی ہے. وادی میں قابض انتظامیہ نے چند مقامات پر گنتی کے چند ڈاکٹر تعینات کیے ہیں، مگر مودی حکومت کے زر خرید طبی عملے سے کچھ بعید نہیں.
कश्मीरियों को खदशा है कि कहीं इलाज के बहाने उन्हें किसी और ही आफत में गिरफ्तार न कर दिया जाए। कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। इंसानी हुकूक की नुमाइंदा तंजीमों को वादी से निकाल दिया गया है। सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अब वो न्यूक्लियर डील में दोबारा शामिल होने का ख्वाब देखना छोड़ दे। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और सदर ट्रंप ने 2 बरस कबल न्यूक्लियर डील से यकतरफा अलहदगी इख्तियार करके सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा दबाव ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने कहा कि पॉलिसी बुरी तरह नाकाम होने पर अब अमरीका न्यूक्लियर डील का दोबारा हिस्सा बनने का ख्वाब देख रहा है। ईरान के सदर रूहानी से जापान की वजीर आजम शिंजो आबे का भी टेलीफोन पर राबता हुआ है, जिसमें सदर रूहानी ने कहा कि अमेरिका कोरोना से जंग लड़ने में ईरान की मदद में संजीदा है तो उसे पहले गैर कानूनी पाबंदियां उठाना होंगी। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की कप्तान हाजरा खान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का तीसरा एजाज अपने नाम कर लिया है। 2014 से पाकिस्तान विमेन टीम की क़यादत करने वाली 27 साला हाजरा खान को नया रिकॉर्ड कायम करने पर आलमी इदारे ने सनद जारी कर दी। हाजरा खान ने बताया कि गुज़िश्ता साल फ्रांस के शहर लियोन में 69 घंटे का तवील मखलूत फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें 800 खिलाड़ी शामिल थे। हाजरा खान ने इस तवील तरीन मैच में शिरकत करते हुए मुतअद्दिद गोल स्कोर किए। टेनिस की आलमी तंजीमों और फेडरेशन की जानिब से कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों के लिए फंड्स का ऐलान कर दिया गया है। फंड्स पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों में तकसीम किया जाएगा। ATP, WTA, ITF और चारों ग्रैंड स्लैम्स मुनक्किद कराने वाली तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर फंड मुख्तस किया है। ATP के मुताबिक 13 जुलाई तक सर्किट के तमाम टूर्नामेंट मुअत्तल रहेंगे, जिसकी वजह से मुतअद्दिद खिलाड़ी अपने मुतवक्का आमदनी से महरूम रहेंगे। लिहाजा इन खिलाड़ियों की इमदाद करना काफी जरूरी है। खिलाड़ियों में फंड्स की फराहमी ATP और WTA की जिम्मेदारी होगी, जो खिलाड़ियों की रैंकिंग और इनके गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जीती जाने वाली प्राइज मनी की बुनियाद पर तय मेयार के तहत रकूम जारी करेंगे। प्रोफेशनल बॉडी ATP के मुताबिक तमाम 7 तंजीमों की जानिब से फंड्स में हिस्सा डाला गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ चैरिटी इवेंट्स और खिलाड़ियों की सामान की नीलामी से भी मजीद फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे, जिससे इमदाद का दायरा वसी किया जा सकता है। रेसिंग की दुनिया में फार्मूला 1 जो अहमियत हासिल है किसी और को नहीं। यही वजह है कि दुनिया के दीगर खेलों में की तरह आलमी फेडरेशन ने लॉकडाउन से मुतासरा शायकीन के लिए फार्मूला 1 के कदीम तरीन मुकाबलों की एक ऑनलाइन सीरीज का आगाज कर दिया है, जिसमें अहम तरीन ट्रैक्स पर मुनक्किद होने वाले मुकाबलों की तारीख बयान की जाएगी। इस सीरीज की पहली वीडियो डच ग्रां प्री की तारीख के उन्वान से रिलीज की गई है, जिसमें 1952 से लेकर आज तक के मुकाबलों को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।